तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैथमेटिक्स में हम लोग आज आगे बात करने वाले हैं और हम लोग जो है मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स का जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो आपका खत्म हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और क्वेश्चन आंसर जो करेंगे वो एनसीईआरटी की बुक का करने वाले हैं। और आज जो हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है आपका 3.1। 3.1 आप देख भी सकते हैं और 3.1 में जो है टोटल 10 क्वेश्चन जो है दिया हुआ और आज 10 क्वेश्चन को हम लोग को अच्छे से बनाना है। तो एकदम अच्छे से जो है इस पूरे वीडियो को देखना है, शुरू से लेकर के अंत तक देखोगे टोटल क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। मेरा मकसद जो है एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज खत्म करना नहीं है, मेन है कि जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपको अच्छे से बनाने आ जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग जो है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और टोटल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो है आज हम लोग को खत्म करना है, यानी कि ये एक्सरसाइज आज हम लोग खत्म करेंगे एकदम आराम आराम से, हड़बड़ी नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स अपने को दिया हुआ है। ये देख सकते हैं हम लोग, एक मैट्रिक्स जो है अपने को दिया हुआ है। इसको नहीं होता है तो हम यहाँ लिख लेते हैं भाई कि एक मैट्रिक्स अपने को दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स है कितना 2 5 19 और -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 70 इतना दिया हुआ है। अब इसमें पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि आप बताइए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। और ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई ऑर्डर कैसे जानते हैं। तो ऑर्डर में हम लोग ये देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितना है और नंबर ऑफ कॉलम कितना दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्लियर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रो जो है वो 3 दिया हुआ है और नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम जो है देख सकते हैं कि 4 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसका जो ऑर्डर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑर्डर ऑफ ए की अगर हम लोग बात करें, ऑर्डर ऑफ ए की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्डर ऑफ ए जो है इसका कितना बनेगा, तो 3 रो है, रो को हम लोग पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में लिखते हैं। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि इसका जो ऑर्डर है वो 3/4 है। 3 × 4 नहीं पढ़ना है, क्या बोलेंगे 3/4। ठीक है, चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि फर्स्ट का ही दूसरे की बात कर रहे हैं। बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए टोटल इसमें कितना है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, तो जो आपका ऑर्डर आया है, जो आपका ऑर्डर मिला है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने से अपने को पता चल जाएगा कि टोटल एलिमेंट कितना है। अब ऐसे गिनती करके भी बता सकते हैं कि जो है 4 8 हो जाएगा और 4 जो है प्लस करोगे कितना बन जाएगा, 12 आ जाएगा। नहीं तो सिंपल तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे कि जो अपने को ऑर्डर मिला है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना बन जाएगा, तो 3 और इंटू में हम लोग 4 कर देंगे और ये आ जाएगा 12। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अगर हम देखें, बोला है कि राइट एलिमेंट्स, एलिमेंट लिखने बोल रहा है कि एलिमेंट जो है आप लिख करके बताइए कौन कौन सा एलिमेंट लिखना है भाई। तो कह रहा है कि A13 कितना होगा, तीसरा नंबर। इसमें देखो क्या बोल रहा है, पहला में कह रहा है कि A13 कितना होगा। अब A13 का क्या मतलब है, जो पहले लिखा रहता है ये नंबर ऑफ रो को बताता है और जो दूसरे नंबर पे लिखा रहता है ये नंबर ऑफ कॉलम को बताता है। यानी कि पहला रो और तीसरा कॉलम, अब पहला रो यही है, अब तीसरा कॉलम देखो, पहले रो में चलेंगे और कॉलम तीसरा, यानी कि 1 2 3 ये तीसरा कॉलम होगा। यानी कि A13 की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 19 आएगा। ठीक है, चलो अगला देखो इसमें कितना है। बोल रहा है कि A21 बता दीजिए कितना होगा। A21 कितना होगा, A21 इसका क्या मतलब भाई कि दूसरा रो लेना है और पहला कॉलम लेना है। अब दूसरा रो कौन सा है, ये वाला दूसरा रो है, तो ये दूसरा रो में चलेंगे और फर्स्ट ही कॉलम है, तो दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम ये वाला एलिमेंट आएगा। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि ये कितना के बराबर है, 35 के बराबर। कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि A33 बता दीजिए कितना है। A33 मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो तीसरा रो हम लोग क्लियर देख रहे हैं कि ये वाला तीसरा रो है और तीसरा कॉलम में चलेंगे, यानी कि 1 2 3 तीसरा कॉलम ये वाला बनेगा। यानी कि ये कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा।
अगला हमसे कह रहा है कि A24 बता दीजिए कितना होगा, तो A24 निकालेंगे। A24 ये कितना है देख लो, दूसरा कॉलम और दूसरा रो और चौथे कॉलम में चलेंगे, तो दूसरा रो देख लो कौन सा, ये दूसरा रो है, और चौथा कॉलम यानी कि 1 2 3 4 ये चौथा कॉलम हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 12। अगला अगर हम लोग बात करें, बोला है कि A23 बता दीजिए, A23 यानी कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो देख लो, ये दूसरा रो है और कॉलम तीसरा, तो 1 2 3 ये तीसरा कॉलम यानी कि 5/2 हो जाएगा। ये अपना फाइनल आंसर बनेगा। एक एक बच्चे को समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, देखो ज्यादा लेंदी करना नहीं है, मेन है कि जब सोचने लगते हैं ना कि भाई 12th का मैथ है बड़ा भारी होगा, तो ये सब पहले दिमाग से निकाल दोगे ना तो आसान लगना शुरू हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन भारी नहीं होता, कुछ कुछ चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें जो है कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, बट ये सब टॉपिक क्या है ना एकदम सीधा सीधा टॉपिक है। अगर एक बार जो है जो थ्योरी बताए उसको अगर समझ लेते हैं तो फिर उसके बाद इसमें कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। बोल रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम ही, मतलब एक ही जैसा है, पैटर्न एक ही है, बाकी जो है नंबर वगैरह देखोगे तो डिफरेंट दिखेगा। तो इसमें एक सॉल्व करेंगे और एक आपको होमवर्क दे देंगे, उसको आपको बनाना है। अब देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है जिसमें कह रहा है कि 24 एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट कितना है 24 है, तो कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, बोल रहा है कि इसका टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, कि अगर इसके पास 13 एलिमेंट होता तब इसका जो है टोटल ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर हम लोग निकालते कैसे हैं, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे अपने को ऑर्डर निकालना है। अब देखो किस तरीके से ऑर्डर निकालते हैं, जैसे बोला है कि किसी भी जो है कोई एक मैट्रिक्स और उसके पास जो है टोटल एलिमेंट, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है ध्यान रखो, टोटल एलिमेंट कितना है 24 है। अब अगर 24 एलिमेंट है तो अभी बताए हैं कि एलिमेंट निकालते हैं हम लोग कैसे है, तो भाई नंबर ऑफ रो को और नंबर ऑफ कॉलम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तब जो नंबर आता है उसको हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट बोल देते हैं, यही बात हम लोग सीखे। अब क्या करेंगे कि इसका हम लोग को फैक्टर निकालना पड़ेगा कि कितना ऐसा फैक्टर है जिसमें उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आ रहा है। जैसे अगर हमको 24 लाना है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं 24 इंटू 1, भाई 24 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा ऑर्डर बन सकता है जिसमें नंबर ऑफ रो जो है 24 हो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कितना हो 1। एक ये बन सकता है, ये इसका ऑर्डर कहला सकता है। अगला क्या हो सकता है, इसी को भी तो उलट सकते हैं ना, ये भी हो सकता है, इसलिए एक मिनट, चलो देखो इसको अगर उल्टा करके लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई उसमें भी 1 है 24 है, इसमें भी 1 है 24 है, तो दोनों सेम ही ना होगा, लेकिन सेम नहीं होगा। इसलिए कि देखो इसमें है, इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ रो 24 है और कॉलम एक है, और इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम एक है, नंबर ऑफ रो एक है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 24, तो दोनों डिफरेंट हो जाएगा। तो एक ये ऑर्डर बन सकता है, लेकिन ध्यान रखना उसी फैक्टर को लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आ जाएगा। क्या एक ये बन सकता है 12 और इंटू में 2, 12 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 24 होगा, और इसी का उल्टा भी कर सकते हैं 2 और इंटू में 12। क्या एक ये बन सकता है 6 और इंटू में 4, ये भी बन सकता है, 6 इंटू 4 जो है 24 हो जाएगा, और एक इसका उल्टा भी बन सकता है 4 इंटू में 6। क्या ये बन सकता है 8 इंटू में 3, और एक ये भी आ सकता है 3 और इंटू में 8। इसके अलावा सोच करके देखो कि और कोई हो सकता है, इसके अलावा अपने को सोचना है कि क्या और कोई ऑर्डर पॉसिबल है ना। तो ऐसा लगेगा कि भाई इसके अलावा जो है और कोई ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो हम लोग लिखेंगे कि टोटल पॉसिबल ऑर्डर
टोटल पॉसिबल ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या क्या हो सकता है, तो एक बन सकता है 24 इंटू में 1, इसको एक साथ रखेंगे। एक बन सकता है आपका 1 इंटू में 24, एक आपका बन सकता है 12 इंटू में 2, एक बन सकता है आपका 2 इंटू में 12, एक बन सकता है आपका 6 इंटू में 4, एक बन सकता है आपका 4 इंटू में 6, एक बन सकता है आपका 8 इंटू में 3 और एक बन सकता है, सबको एक जगह सिर्फ लिख दोगे। बात समझ पा रहे हो? अब जब बुक का आंसर देखोगे तो उसमें हो सकता है कि इसमें जो है, जो पहले हम 24 इंटू 1 लिखे हैं वो इस वाले को लिख दिया हो पहले, तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं है कि कौन पहले लिखा हुआ और कौन बाद में लिखा हुआ है। हमको सिर्फ ये देखना है कि इसमें जो हम लिखे हैं वो टोटल है कि नहीं। बात समझ रहे हो? अपने को सिर्फ इससे मतलब है, कोई पहले यानी कि आगे पीछे इसमें से कोई हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें जितना लिखा हुआ है उतना होनी चाहिए। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसी में देखोगे तो आगे क्या कह रहा था भाई, तो इसी में देखोगे आगे कह रहा था कि अगर इस मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट होता, अगर इस मैट्रिक्स के पास कितना एलिमेंट होता, 13 एलिमेंट होता, तो अगर इस मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट होता तो हम लोग बोलते कि इसका ऑर्डर या तो 1 इंटू 13 हो सकता था या 13 इंटू 1 हो सकता था। इसके अलावा बताओ क्या हो सकता है? दो ही पॉसिबल है, इसलिए कि देखो 13 का हम लोग फैक्टर नहीं निकाल। अब जैसे मान के चलो कि 24 है तो इसको दो पार्ट में तोड़ दिए भाई, 12 है 2 है, लेकिन इसको तो तोड़ नहीं सकते, ठीक है, वैसे भी प्राइम नंबर है, वैसे भी नहीं टूटेगा ये। तो इसका जो पॉसिबल ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ यही दोनों को लिखेंगे, 1 इंटू में 13 और 13 इंटू में 1। इसका आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रही है? चलो अब अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन 3 देख के आपको लग जाएगा कि भाई एकदम सिमिलर टाइप है, सिर्फ डेटा जो है अलग दिया हुआ है। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट, तो इसमें 24 एलिमेंट, इसमें 18 एलिमेंट है, तो जैसे वैसे किसको तोड़ना है, 18 को तोड़ देना है। आगे कह रहा है कि इसी में कि इसका टोटल जो है पॉसिबल ऑर्डर बताना है, और कह रहा है कि अगर इसके पास 5 एलिमेंट होता, अगर इसके पास टोटल 5 एलिमेंट होता तब इसका ऑर्डर जो है क्या बन सकता था। तो उम्मीद है हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़े, ये होमवर्क में दे देते हैं, आप इसको सॉल्व करोगे। इसलिए कि देखो सिमिलर टाइप क्वेश्चन करके ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा, डिफरेंट टाइप का जब क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें फायदा होगा, है ना। नया नया क्वेश्चन जब बनाना सीखेंगे उसमें आप एक ही जैसा क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होगा और उसको बताते रहे तो उसमें आपका ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। मेन है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग बना लिए, तो इसके अलावा आप जितना इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा उसको खुद सॉल्व करना है, तब जो है हम लोग मैथमेटिक्स बढ़िया से सीख पाएंगे, और यही नेचर भी होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं क्या है। अब देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बताओ हमको तीनों बताने की जरूरत है कि कोई एक बता देंगे और काम चल जाएगा, इसलिए कि जैसे इसको बनाना है वैसे ही ये बनेगा, वैसे ही ये बनेगा, सिर्फ मान रखते चलना है, और जैसे पहला में निकालेंगे वैसे ये दोनों में निकाल लेना है। तो एक क्वेश्चन हम पहला बताते हैं और बाकी ये दोनों जो है आपको होमवर्क में दे देंगे, ठीक है। तो जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखो क्या कहा है, पहले ये देख लेते हैं कह क्या रहा है ये। देखो इसमें बोला कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, मतलब एक जो है हम लोग को क्या करना है, 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। 2x2 का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स लेना जिसमें 2 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होनी चाहिए। अब उसके लिए बोला है कि जो एलिमेंट है, जो मैट्रिक्स है उसको ए माना और उसका एलिमेंट को ए आई जे से डिनोट किया। तो ये एकदम नॉर्मल बात है, इसलिए कि हमको पहले से पता है कि भाई एलिमेंट अगर लिखना हो तो स्मॉल ए और आई जे से लिखते हैं, जिसमें आई जो है वो नंबर ऑफ रो को बताता है और जे जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को बताएगा। इसके बाद बोला कि हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसका एलिमेंट दिया हुआ है, और पहले क्वेश्चन के लिए एलिमेंट का ये कंडीशन है, दूसरे क्वेश्चन के लिए एलिमेंट का ये कंडीशन है, और तीसरे क्वेश्चन के लिए एलिमेंट का ये कंडीशन है। क्योंकि हमको पहला क्वेश्चन बनाना है तो इसलिए हम लोग ये वाला कंडीशन लेके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे
कि चूंकि 2x2 का मैट्रिक्स बोला है तो हम लोग एक मैट्रिक्स मान लेंगे और कितने बाई कितने का मानना है 2x2 का, और 2x2 का मैट्रिक्स मानने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं, A11, A12, A21 और A22। ये हम लोग पहले सीख चुके हैं कि अगर कभी भी हमको 2x2 का मैट्रिक्स मानने की जरूरत पड़ी तो हम लोग क्या मानेंगे, A11, A12, A21 और A22। और ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 2x2 का। अब सिंपल सा काम क्या करना है कि इसमें जो 4 एलिमेंट है, इस चारों एलिमेंट का मान निकालना है, और मान निकालने के लिए हम लोग को किसका सहारा लेना है, तो i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 इसका सहारा लेना है। जब चारों एलिमेंट निकल जाएगा, इसके अंदर मान रखेंगे, फाइनल आंसर जो है अपना मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई घबराहट है तो बताओ। ठीक है, चले तो एक काम हम लोग करते हैं। पहला में देखोगे तो आई जे का मान दिया होगा, ए आई जे का मान, और ये कितना है भाई, तो आई प्लस में जे इसका होल स्क्वायर, और बट्टा में कितना है 2, आई प्लस जे इसका होल स्क्वायर और बट्टे में 2 है। अब चूंकि हमको पहले A11 निकालना है, समझते हैं इसको अच्छे से। देखो हमको क्या निकालना है भाई, तो A11 निकालना है। तो A11 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या मतलब है कि देखो ए आई जे लिखा है, तो A11 का क्या मतलब है कि इसका मतलब आई का भी मान 1 है और जे का मान भी कितना है 1 है। तो इस वाले फॉर्मूला में जहां पर आई है वहां पे 1 रखेंगे, जहां पे जे है वहां पर भी 1 रखना है, यानी कि ये बन जाएगा 1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बट्टा में 2, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर बट्टा में 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बट्टा में 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। पहला मान निकाल लिए। दूसरा हम लोग निकालते हैं A12। A12 का क्या मतलब है कि I का मान 1 रखना है और J का मान 2 रखना है, यानी कि 1 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर बट्टा में 2, ये कितना बन जाएगा 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बट्टा में 2 आ जाएगा। अगला अगर देखेंगे तो A21 कितना बन जाएगा ये, इसका मतलब क्या है कि I के जगह पे 2 रखना है और J के जगह पे 1 रखना है, यानी कि 2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बाई 2, ये बन जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9/2। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो A22 मतलब I के जगह पे भी 2 रखना है और J के जगह पे भी 2 रखना है, यानी कि 2 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर बट्टा में 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बट्टा में 2, और इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 8। अब बताओ चारों एलिमेंट निकाल लिए। अब चारों एलिमेंट निकाल लिए तो सिर्फ इसमें रख देना है, तो लिखेंगे कि हेंस जो A निकल के आ गया अपने को वो कितना आ गया भाई, तो 2 आ गया है, 9/2 आ गया है, इसके बाद यहाँ 9/2 आ जाएगा, जो जिसका मान है वहां रखते चलना, और A22 का मान लास्ट में 8 आया है, और ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से जो है हम लोग को काम करना है। आप देखो पूछने के लिए आप बोल सकता है कि भाई 2/3 का मैट्रिक्स है, 3/4 का मैट्रिक्स है, 2/1 का मैट्रिक्स है, 3/1 का मैट्रिक्स है, तो जितना बाई जितना का मैट्रिक्स बोलेगा उसको हम लोग मान लेंगे, और फिर जो है उसमें जो भी एलिमेंट आएगा उसका मान हम लोग को निकाल के बताना है। अब किस तरीके से मैट्रिक्स मानते हैं 1/3 मैट्रिक्स, इसका मतलब एक रो है 3 कॉलम है, तो ये सब बात हम लोग पीछे सीख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो आप जाकर के पहले उसको देखिए और फिर उसके बाद समझिए, और ज्यादा जो है पढ़ने में मजा आएगा। मैथमेटिक्स में एक सीरीज होता है, अगर हम लोग जो है एक सीरीज से नहीं देखेंगे तो फिर क्या होता है ना कि जो पीछे की बात है वो अगर बीच में आ गया तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, और मैथमेटिक्स में अगर बातें कम समझ में आ रही है तो इसका मतलब है कि उसमें मन नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस लूज करोगे, और कॉन्फिडेंस अगर लूज किए जहां तो उसके बाद पढ़ने में ही जो है मन नहीं लगेगा, कि मैथमेटिक्स से थोड़ा सा दूरी बनाना शुरू कर दिए। और वैसे मेरे स्टूडेंट के साथ ये सब होता नहीं है ना, बहुत कोशिश रहती है कि एक एक बच्चे को जो है समझा दिया जाए। अब क्या है देख लो, 2 क्वेश्चन दिया है, अब इसका सहारा लेकर के दूसरा को सॉल्व कर लेना है, इसका सहारा लेकर के जो है तीसरे वाले को सॉल्व करना है, तो ये दोनों हम छोड़ेंगे होमवर्क में, इसको आपको बना लेना है ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है, बोल रहा है कि एक कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स, कि अपने को एक मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन इस बार जो मैट्रिक्स बनाना है वो कितने बाई कितने का है, 3/4 का। तो 3/4 का अपने को एक मैट्रिक्स बनाना है, और जिसका एलिमेंट दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन ऐसा ही है, जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ही ये भी क्वेश्चन है,
लेकिन इसमें यहाँ पर मॉड लगा दिया है। तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है मॉड का क्या काम है वो हम बताना चाह रहे हैं। बात समझ लो, बनेगा ऐसे ही जैसे ये चौथा क्वेश्चन बना है वैसे ही सेम टू सेम बनेगा। लेकिन चूंकि मॉड लगा दिया है तो मॉड का एक डिफरेंट रोल होता है, तो फिर हमको सिर्फ ये समझ लेना है कि मॉड का यहाँ पर क्या काम है, बाकी सॉल्व करने का तरीका जो पीछे हम लोग देखे वही तरीका होगा, है ना। तो इसको हम क्या किए हैं कि पहले से, इसलिए कि देखो 3/4 का अगर तुम मैट्रिक्स लोगे तो इसमें टोटल एलिमेंट कितना आएगा, 4 या 12, 12 एलिमेंट आएगा। 4 एलिमेंट निकालने में इतना टाइम लगा है, तो बताओ 12 एलिमेंट निकालेंगे तो और ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसको हम लोग जो है क्या किए, पहले से जो है निकाल करके रखे हुए हैं, आपको इसको समझाते हैं, बढ़िया से समझिए क्या करना है। सो देखिए, पहला काम जो है बता चुके हैं कि अपने को एक मैट्रिक्स मानना है ना। तो एक मैट्रिक्स हम मान चुके हैं जो कितने बाई कितने का है, 3/4 का एक मैट्रिक्स जो हम लोग मान चुके हैं। तो आपको भी जो है ये मैट्रिक्स लिख लेना है कि 3/4, 3 रो लेना है और 4 कॉलम लेना है। तो 3 रो लेना है, 4 कॉलम, तो 4 कॉलम में चलेंगे A11, A12, A13, A14, 4 कॉलम तक पहुंच गए। और रो में 3 तक जाना है तो 1 2 3, और इसी तरीके से एलिमेंट लिखते चलेंगे। अब इन सबको क्या करेंगे, अलग से मान निकालते चलेंगे। जैसे पहला जो क्वेश्चन दिया है उसमें बोला है कि Aij जो है वो कितना के बराबर है, तो 1/2 मॉड -3i और प्लस में j। अब इसका सहारा ले लेकर के हमको ये सारा एलिमेंट निकालना पड़ेगा। तो हम पहले क्या किए हैं, A11 निकाले हैं। A11 का क्या मतलब है कि i की जगह पे 1 रखना है और j की जगह पर भी कितना रखना है, 1। तो -3 और इंटू में 1 और प्लस में j की जगह पर 1 आ जाएगा। अब जब 1 में से 3 को माइनस करेंगे, -3 इंटू 1 -3 होगा, 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 बचेगा। अब सुनना ध्यान से, मॉड का काम क्या रहता है कि मॉड क्या करेगा कि जो वैल्यू माइनस में आएगी उसको प्लस बना देगा। अब यहां पर क्या होता है ना कि बच्चा जो है दिमाग में ये बैठाने लगता है कि इसका मतलब है कि वो साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज करने की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखो। साइन चेंज की बात जब करेंगे तो इसका मतलब प्लस को माइनस बना दोगे, तो ये काम नहीं करना है। अगर मॉड के अंदर प्लस आ रहा है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि 4 जो है मॉड के अंदर आ रहा है तो इसका आंसर 4 ही होगा। लेकिन अगर मॉड के अंदर माइनस आ रहा है तो इसका भी आंसर 4 होगा। मॉड जो है माइनस को अपने अंदर संभाल लेगा, माइनस को हटा देता है, ठीक है। तो यहाँ भी मॉड का वही काम है कि देखो बच रहा था -2, लेकिन हम लिखे कितना है 2, इसलिए कि मॉड जो उसको माइनस को प्लस बना देगा और 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक इसी तरीके से दूसरा देखोगे, जब A12 हम लोग निकाले तो क्या किए देख लो, 2 और 3 करेंगे तो -1 आनी चाहिए, लेकिन मॉड जो उसको प्लस बना देगा तो 1 बचेगा और ये कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो A13 में -3, 3 में से 3 घट जाएगा 0, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट अगर देखोगे A14 की अगर हम लोग बात करें तो 4 में से 3 घटा दोगे तो 1 बचेगा, और 1/2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग A21 निकालते हैं तो यहाँ पर 3 दूना 6, 6 बनेगा, और 1 में से अगर 6 को माइनस करते हैं तो -5 आता है, लेकिन मॉड माइनस को क्या करेगा, प्लस बना देगा। तो 1 में से 5 घटा, 1 में से जो है 6 घटा देंगे तो -5, और वो मॉड प्लस बना देगा तो 5/2 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको बढ़िया से देख लेना है, उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक 2 आ रहा है, अगला 3/2 आया है, 1 आया है, 4 है, 7/2 है, 3 है और 5/2 है। मेन हम ये समझाना चाह रहे हैं कि मॉड का काम क्या है। तो ध्यान रखोगे कि मॉड का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर सॉल्व करने के बाद मॉड के अंदर माइनस आ रहा है तो वो माइनस जो है वो क्या करेगा, उसको प्लस बना देगा। बाकी सॉल्व करने का वही तरीका है। अब इस सबको क्या किए, एक जगह इकट्ठा करके लिख दिए, तब जाकर के अपना ए का मान निकल गया, और यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो आगे हम लोग देखते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले और इसको बढ़िया से उतार लेना है। और इसका ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका होमवर्क में रहेगा, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग देख लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम लोग देखें,
क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तीन चीज का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है और जेड का मान निकालना है। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी पूछेगा और इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, और नहीं तो पीछे का पेपर जो उठा करके देखोगे मिलेगा इसमें क्वेश्चन। ये इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर हो तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करके एक्स वाई दिया रहे या जेड दिया रहे सबका मान कैसे निकालते हैं। तो चूंकि एक्स वाई जेड का मान निकालना है तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन तो दिया हुआ है कि भाई 4 है, 3 है, x है, 5 है और ये किसके बराबर है, तो कह रहा है कि y z 1 और 5 के बराबर है। सीधा समझना है कि अगर दो मैट्रिक्स अपने को बराबर दिया है, अगर दो मैट्रिक्स अपने को बराबर दिया है तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो बराबर होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है, तो जो इसमें जिस पोजीशन पर है, जैसे पहले वाले में देखोगे तो ये फर्स्ट पोजीशन पर है और इस वाले में देखोगे तो y फर्स्ट पोजीशन पर है, तो इसका मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाएगा। पहले वाले में देखोगे 5 जो है वो लास्ट पोजीशन पर है और यहाँ देखोगे जो 5 है लास्ट पोजीशन पर है, तो इसका मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। यहाँ जो x देखोगे या इस जगह पर और सेम ही जगह पर दूसरे में देखोगे 1 मिलेगा, तो इसका मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 5 जो है y के करस्पॉन्डिंग है, x जो है वो 1 के करस्पॉन्डिंग है और जो z है वो 3 के करस्पॉन्डिंग है। तो इसके हिसाब से मान कितना निकल जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा, y की अगर हम लोग बात करें तो y बराबर 4 आ जाएगा और अगर हम लोग z की बात करें तो z बराबर 3 आ जाएगा और ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। इसी को जो है सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में अगर पूछना रहेगा तो थोड़ा सा खींच देगा, जैसे इसमें थोड़ा सा खींच दिया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखोगे कि ये थोड़ा सा जो है खिंचा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है उसको समझते हैं। देखो दूसरा नंबर में इसमें भी जो है दो मैट्रिक्स दिया है, एक दिया x प्लस वाई, 2 दिया हुआ है, 5 प्लस जेड है और एक्स वाई दिया हुआ है। यही खतरनाक है, ये जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भारी बना देगा। 6 है, 2 है, 5 है और 8 है, इसको अपने को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर हम लोग बराबर करें तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि भाई x प्लस वाई 6 के बराबर होगा, यानी कि x प्लस वाई को हम लोग क्या लिख देंगे, सॉरी x प्लस वाई को हम लोग क्या लिख देंगे 6। एक मिनट, x प्लस वाई को हम लोग क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। ये कहानी खत्म हो गई। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 5 प्लस जेड और ये 5 दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कि 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 आ जाएगा। 5 से 5 कटेगा तो जेड जो है ये 0 बन गया। जेड का मान तो निकल गया, जेड का मान तो बहुत आसानी से निकल गया। इसके बाद हम अगर देखें तो एक्स वाई जो है ये 8 के बराबर होगा। एक्स वाई कितना के बराबर होगा 8 के। अब चूंकि जेड निकल चुका है और इसको सॉल्व करके हमको एक्स का मान निकालना है और वाई का मान निकालना है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और किसका किसका मान निकालेंगे, एक्स का और वाई का। कैसे सॉल्व करना है वो देख लो। हम क्या करेंगे, यहां से x निकाल लेते हैं। जरूरी नहीं है कि x से निकालना है, आप y निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब x निकालेंगे तो y जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये 8 के बट्टा में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 8 बट्टा y। इस मान को हम क्या करेंगे कि यहाँ जो x है इस x की जगह पे रख देंगे। भाई x का मान हम निकाल चुके हैं 8 बट्टा y है, तो x की जगह पर 8 बाई y रख देंगे। तो x की जगह पर आ जाएगा 8 बाई y प्लस y इक्वल टू 6। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 8 प्लस में वाई स्क्वायर बट्टा में y इक्वल टू 6 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो ये वाई स्क्वायर माइनस में 6y और प्लस में 8 आ जाएगा, इक्वल टू कितना बन जाएगा 0। और उम्मीद करते हैं कि 10th क्लास में हम लोग सीख लिए होंगे कि भाई द्विघात समीकरण जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, देखो इस तरीके से वाई स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में 4y और प्लस में 8 इक्वल टू 0। जोड़ने के बाद -6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 8 भी आ जाएगा। y अगर हम लोग कॉमन ले ले तो y -2 हो जाएगा, -4 कॉमन ले ले तो y -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। y -2 दोनों में से कॉमन ले ले तो यहाँ y -4 आ जाएगा,
और इसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि y का 2 मान आ रहा है, एक 2 आ रहा है और एक 4 आ रहा है। कोई दिक्कत? तो y का जो है अपने पास टोटल 2 मान निकला। अब क्या करेंगे कि देखो z तो निकल चुका है, y निकल गया, और y का मान जब इसमें रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो y का मान अगर 2 आया है तो इसका मतलब x का मान भी 2 को निकालना पड़ेगा, मतलब 2 मान निकलेगा। इसको यहाँ लिख रहे हैं, उम्मीद है कि ये वाला लिख लिए होंगे, ठीक है। इसको यहाँ लिख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेना ताकि रखने में आसानी। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम y का मान पहले 2 रख के देखते हैं, y का मान हम लोग पहले कितना रखते हैं, 2 रखते हैं। तो y का मान 2 रखेंगे तो x कितना मिलेगा, तो 8y बट्टा में है तो 2 यानी कि 4 आ जाएगा। व्हेन अगर हम y का मान 4 रखते हैं, दूसरा मान देखोगे y का कितना है, 4 दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर 4 रखें तो ये कितना बन जाएगा भाई, तो x इक्वल टू 8/4 यानी कि 2 आ जाएगा। अब बताओ x का मान भी निकल गया, y का मान भी निकल गया। तो फाइनल जब आंसर लिखेंगे तो हम लोग को ये लिखना पड़ेगा कि हेंस जब x का मान 2 है, जब x का मान 2 है तो उस टाइम पे y का मान जो है कितना है, 4 है, ठीक है। उसके बाद जब x का मान 4 है तो उस टाइम पे देखोगे y का मान कितना है, 2 है, और z का मान जो है हम लोग पहले निकाल लिए थे, कितना आया था, 0 है। और ये अपना फाइनल आंसर बन जाएगा। एकदम मजा आ गया होगा, है ना, एकदम बेस्ट सॉल्यूशन है। देखो क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं है, मेन है कि कहाँ पर जो है कैलकुलेशन आता है, और 10वां में जो है कितना अच्छा कैलकुलेशन था, या 11th में किस तरीके से मैथमेटिक्स सीखे हैं, वो टोटल चीज पे डिपेंड करता है। अगर कैलकुलेशन बढ़िया नहीं होगा तो हम लोग ये सब जानते हुए भी यहीं फंस जाएंगे, कैलकुलेशन सही से हो ही नहीं पाएगा। तो इस पे भी कमांड करना है, कैलकुलेशन जो है कैसा भी दे कैलकुलेशन, कम से कम जो है उसको जो है अच्छे से सॉल्व करने आनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इसका जो है या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखिए, ज्यादा बेहतर रहता है कि लिखिए, और क्लास करने जब भी बैठे तो कम से कम आपके हाथ में जो है एक पेन और कॉपी तो होनी ही चाहिए, ताकि ये सारी चीज को नोट करते रहे। पिक्चर के तरह देखने से नहीं ना चलेगा, पिक्चर तो चल नहीं रहा है, है ना, लिखना पड़ेगा तभी मैथमेटिक्स सीख पाओगे। इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड है, एक्स जेड है, यानी x प्लस जेड है और y प्लस जेड है। देखते हैं इसको। बोल रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसका तीसरा है, ये 6 का। कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस में जेड है, उसके बाद है x प्लस जेड और लास्ट में है y प्लस जेड। ये है किसके बराबर भाई, बोला है कि ये है बराबर, किसके बराबर है, तो ये है 9, 5 और 7 के बराबर, 9, 5 और 7 के बराबर, ये इसके बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब सेम ही काम करना है। देखो दो मैट्रिक्स बराबर है तो हम लोग को इक्वल मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाना है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर करना है, यानी कि x प्लस वाई प्लस में z इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। ये तीनों काम कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखो सिंपल सा ये देखना है हमको कि क्या कोई वैल्यू जो है किसी इक्वेशन में पुट किया जा सकता है। तो हम लोग यहां से देख रहे हैं कि देखो ये हम लोग को yz का मान मालूम है, तो yz का मान मालूम है और यहाँ yz है, तो क्या yz की जगह पर हम लोग yz का मान नहीं लिख सकते, आसानी से लिख सकते हैं, यानी कि y प्लस जेड का मान इसके अंदर हम लोग पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 की बात करें, अगर हम लोग 1 एंड 3 की, पहले और तीसरे की अगर हम लोग बात करें, तो y प्लस जेड का मान यहाँ हम लोग पुट करेंगे, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर y प्लस जेड का मान 7 रख देंगे, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 9 के, और यहाँ से x का मान निकाल ले तो 9 और माइनस में 7, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का मान निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि उस x के मान को देखना है कि क्या किसी एक इक्वेशन में रखने से कोई y या z कोई एक निकलेगा। तो क्लियर दिख रहा है कि देखो इस वाले में x है और z है, तो x का मान अगर निकल चुका है तो मान रख देंगे, तो इसका मतलब किसका मान निकल जाएगा, z का मान निकल जाएगा। तो हम बोलेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरे इक्वेशन में हम
x का मान रख रहे हैं, यानी कि x बराबर हम लोग कितना पुट कर रहे हैं, 5 पुट कर रहे हैं। डायरेक्ट लिखते, ये लिखना जरूरी नहीं। तो इक्वेशन 2 में हम लोग x के जगह पर देखो x प्लस जेड जो है ये 5 के बराबर है, x के जगह पर 2 रख देंगे तो 2 प्लस जेड जो है ये 5 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग z का मान निकाले तो 5 माइनस 2 यानी कि z इक्वल टू कितना बन जाएगा, z इक्वल टू हम लोग अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 मान निकल गया। अब चूंकि z भी निकल चुका है तो नहीं लग रहा है कि इसमें अगर हम z का मान रखेंगे तो 2 ही है, ये है y और z है, तो z रख देंगे तो y निकल जाएगा। तो अब हम लोग लिख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 y प्लस जेड जो है वो कितना है, 7 के बराबर है। तो y तो निकालना ही है, z का मान 3 आ गया तो ये 7 के बराबर है, और y बराबर 7 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4। लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि हेंस x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 4 है और z इक्वल टू 3 है, और ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। मान के चलो एग्जाम में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ गया तो ऐसे ही अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6 और इसका तीसरा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। 4 गो मान निकालना है, ए बी सी एंड डी, और उसके लिए अपने को 2 मैट्रिक्स जो है इक्वल दे दिया हुआ है। तो हम लोग पहले इसको लिखते हैं a माइनस बी 2a माइनस बी। पहले इसको हम लोग लिखते हैं a माइनस बी और 2a माइनस बी, a माइनस बी 2a माइनस बी। इसके बाद a माइनस बी 2a माइनस बी, 2a प्लस सी 3c प्लस डी, 2a प्लस सी 3c और प्लस में d, ये दिया हुआ है। और ये है कितना के बराबर, ये देख लेते हैं एक बार, चेक कर। 2a प्लस में c, 2a प्लस सी 3c प्लस डी, 3c और प्लस में डी, -150 13, -150 और 13, ये दिया हुआ है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब बोला है कि ए बी सी डी का मान निकालना है। तो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, पहले जो इक्वल मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट है, ए माइनस बी किसके बराबर, तो a माइनस बी बराबर है किसके, -1 के। इसको बोल देंगे ये है इक्वेशन 1। इसके बाद अगर हम देखें तो 2a प्लस सी किसके बराबर, 2a प्लस सी किसके बराबर, ये 5 के बराबर आ जाएगा। इसको हम लोग बोल देंगे कि ये है इक्वेशन 2। अगला अगर हम लोग देखें तो 2a माइनस बी किसके बराबर, 0 के बराबर। 2a माइनस बी किसके बराबर, 0 के बराबर। इसको बोल देंगे कि ये है इक्वेशन 3। और 3c प्लस डी, 3c और प्लस डी, ये किसके बराबर है भाई, तो 13 के बराबर। इसको बोल देंगे कि ये है इक्वेशन 4। इक्वेशन मानना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखो। ठीक है, ये अपने सहूलियत के लिए मान रहे हैं कि ताकि लिखने में आसानी होगा कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से, इस तरीके से। ठीक है, चलो अब पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखो 2 इक्वेशन है जिसमें दोनों में प्रेजेंट है ए बी, और यहाँ भी ए और बी प्रेजेंट है। तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और इन दोनों को सॉल्व करके और हम लोग क्या करेंगे, पहले मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालना है भाई, तो ए और बी का मान निकाल लेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चलो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पता है कि अगर कोई भी एक बराबर मिल गया तो हम लोग घटाने का काम करते हैं। ये हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस करते हैं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके देखते हैं, 1 मिनट। चलो माइनस करते हैं। तो माइनस करने से देखोगे तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब बी प्लस में है और बी माइनस में है तो ये कटे, 2a और प्लस ए, सॉरी ए में से 2a माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -a। और चूंकि यहाँ भी माइनस लगेगा तो -1 और -0, -1 ही आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा और a का मान कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। अब a का मान तो हम लोग निकाल लिए। अब क्या करना है कि a का मान इसी में से किसी एक इक्वेशन में पुट करो। जैसे पहले में पुट कर रहे हैं, हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले में पुट कर रहे हैं, मान लो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं a जगह पर 1, तो 1 माइनस में b इक्वल टू
-1, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि -b इक्वल टू -1, और ये वाला 1 जब दूसरे साइड पे जाएगा तो प्लस और माइनस हो जाएगा, तो -b इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कटेगा और b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो a का मान मिल गया और b का मान हम लोग को मिल चुका है। आगे हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि क्या ए और बी जो निकला है इसमें अगर किसी में पुट करें तो मान निकाला जा सकता है। तो क्लियर दिख रहा है कि देखो यहाँ ए दिया हुआ है, तो ए के जगह पे रखेंगे तो सी निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, ए का मान रखने जा रहे हैं। तो ए का मान रखेंगे तो 2 इंटू ए का मान तो 1 है, और प्लस में सी है इक्वल टू 5। ए का मान 1 है, ध्यान रखो यहाँ निकाल चुके हैं। तो 2 इंटू 1 यानी कि c इक्वल टू हो जाएगा 5, और 2 इंटू 1 2 होगा, यहाँ जाकर के माइनस हो जाएगा, तो c इक्वल टू जो है कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। तो c का मान 3 निकल गया। अब यही c का मान जब हम लोग इसमें पुट करेंगे, क्लियर दिख रहा है कि देखो इसमें c प्रेजेंट है, तो c रखेंगे तो d निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 4, चौथे इक्वेशन से c की जगह पर मान रख रहे हैं c का, तो 3 आ गया है, प्लस में d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू आ जाएगा 13, और माइनस में 3 इंटू 3 9, यानी कि d कितना आ जाएगा, d बन जाएगा 4। 9 4 13 होता है। लास्ट में हम लोग को लिखना पड़ेगा कि हेंस कितना भाई, तो a का मान आ रहा है 1, b का मान आ रहा है 2, c का मान आ रहा है कितना 3, और d का मान आ रहा है 4। बहुत बढ़िया मान आया है भाई, एकदम सीरीज में आया है 1 2 3 और 4। कोई दिक्कत यहां तक? अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बढ़े, 7 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, शुरू में ही बता दिए कि टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है। तो अगला जो 3 क्वेश्चन है, आगे का 3 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ है, जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो आपका है, ये जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो ये इसी बार पूछे हुआ था। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये इसी बार क्वेश्चन पूछा था, और इससे पहले भी कई बार पूछ चुका है, ये नहीं कि पहली बार पूछा है, ये इससे पहले भी कई बार पूछ चुका है, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछते रहता है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे एक पूरा रफली जो है आपको आइडिया मिल जाएगा कि आखिर क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, एक अंदाज रहेगा, और उसी टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है ए और जिसका ऑर्डर दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन अगर देखोगे ध्यान से तो बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है ए और लिखा है कि ए आई जे, और इसका ऑर्डर दिया है m बाई n, और तब आगे लिखा कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम लोग तो पढ़ चुके हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, इसका डिफिनेशन भी बताए होंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें रो और कॉलम बराबर होता है, जिसमें रो और कॉलम बराबर होता है। अब बताओ इसका रो और कॉलम क्या है, इसका रो और कॉलम हम लोग को क्लियर दिख रहा है कि m और n है, m जो है रो है और n क्या है, कॉलम है। और बोल रहा है कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि m किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। क्लियर लिखा है कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का रो और कॉलम जो है वो आपस में बराबर होता है, इसलिए m बराबर n होगा, और ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी निपट गया। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हम तुमको होमवर्क में छोड़ेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, समझने वाला भी क्वेश्चन है। ये बोला है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। बोल रहा है कि इसमें x और y का कौन सा वैल्यू लिया जाए ताकि ये दोनों जो दिया हुआ है, ये दोनों जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये इक्वल हो जाए, मतलब इक्वल मैट्रिक्स बन जाए। तो पढ़ चुके हम लोग कि इक्वल मैट्रिक्स का क्या कंडीशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को बराबर लिखेंगे, x का मान निकाल करके देखेंगे, देखोगे x कितना आता है। अब थोड़ा सा हम आइडिया दे देते हैं, देखो अगर x यहां से निकालने जाओगे 3x + 7 जो है ये 0 के बराबर होगा, तो यहां से जब x निकालने जाओगे ना तो x का मान -7/3 आएगा। और चाहे किसी भी जो है एलिमेंट से निकालो, सब से जो है x का मान सेम ही आनी चाहिए, चाहे y निकालोगे वो भी मान सेम आनी चाहिए। लेकिन जब यहां से x निकालते हो तो -7/3 आता है, लेकिन इस जगह से देखोगे तो 2 - 3x ये 4 के बराबर होगा, और यहां से जब निकालोगे तो ये लगभग आपको 4 - 2 -2/3 के आसपास आएगा।
तो x का मान जो है अलग अलग निकल गया। तो अगर x अलग अलग निकल रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि x का मान जो है एक ही मैट्रिक्स में, अगर वो इक्वल मैट्रिक्स है तो दो मान निकले, एक ही मान कोई आएगा। तो वैसे भी क्लियर दिख रहा है कि इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जो है इसका आंसर बी लगाओगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसका मतलब है जो है हम लोग इसका मान नहीं निकाल सकते। y के लिए दिक्कत नहीं है, इसलिए कि देखो y का मान अगर देखोगे तो दोनों साइड से सेम ही आता है, y प्लस 1 इक्वल टू 8 है। अगर देखोगे 9 नंबर क्वेश्चन में, चलो बता ही देते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन में अगर देखोगे तो y प्लस 1 इक्वल टू 8 आएगा, तो यहाँ से y निकालोगे तो 7 आएगा। और मान के चलो कोई बोला कि हम इसको नहीं, ये वाला जो y, अच्छा और कहीं y दिया, हाँ ये इसको हम लोग बराबर कर लेते हैं, जो y का मान यहाँ दिया हुआ इसको बराबर करते हैं कि y माइनस 2, और ये किसके बराबर होगा 5 के। तो यहाँ से भी y निकालोगे तो दो साइड जाकर प्लस होगा, कितना होगा 7 होगा। तो y का मान दोनों जगह से सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका y वाला मामला ठीक ठाक है। लेकिन x अगर निकालने जाओगे तो इसको अगर बराबर करेंगे 3x प्लस में 7, तो ये किसके बराबर होगा 3x प्लस 7, ये बन जाएगा आपका 0 के बराबर। और यहां से अगर हम लोग x निकालेंगे तो 7 इस साइड आके -7, और x के साथ 3 गुना में है तो बट्टा में चला जाएगा। और लेकिन अगर कोई बच्चा इसको बराबर कर दिया 2 और माइनस में 3x को, और ये बराबर होगा 4 के, तो यहां से अगर देखोगे तो -3x इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी कि 2 बनेगा, और x जो है ये -2/3 आ जाएगा। अब बताओ ऐसा हो सकता है कि कोई मैट्रिक्स है उसमें x का जो दो मान अलग अलग निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है, और उसी के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? चलो बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। तो बोल रहा है कि इसमें बताइए कि कितना मैट्रिक्स जो है बनाया जा सकता है जिसके लिए एंट्री जो है वो कितना दिया हुआ है, 1 और 0 और 1 दिया हुआ है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, बोला है कि ऑल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, कि कितना जो है नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो है ये पॉसिबल है, कितने बाय कितने ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का, और उसके लिए जो एंट्री दिया हुआ है ईच एंट्री वो 0 और 1 है। एंट्री किसको बोलते हैं, एलिमेंट को ही एंट्री बोला जाता है। किसी मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंट्री बोल देते हैं। ध्यान से समझोगे इस चीज को, यही समझाते हैं। देखो किसी मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है उसी को हम लोग एंट्री बोलते हैं। जैसे अगर बोल रहे हैं कि 1 2 3 और 8 है, तो इस मैट्रिक्स का जो टोटल एंट्री होगा वो कितना होगा, 4 एंट्री है। इसी को एलिमेंट भी बोलेंगे और इसी को एंट्री बोला जाता है। यहाँ जो है दो ही एंट्री दिया हुआ है, यहाँ टोटल कितना एंट्री दिया हुआ है, 2 एंट्री दिया हुआ है, या तो 0 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं उसका ध्यान रखोगे। हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि टोटल एंट्री है कितना, तो टोटल एंट्री कितना है, 2 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका भाई ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3/3, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 9। तो आराम से पावर इस पर 9 लगा देना है, और 2 का पावर जब हम लोग 9 करते हैं तो देख लोगे 2 को 9 मरतबा गुना करके कितना आता है 512, और उस हिसाब से इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीका है, ये देख लोगे कि एंट्री कितना दिया है, तो यहाँ चूंकि 2 एंट्री दिया था तो एंट्री ले लिया। उसके बाद ऑर्डर देखोगे, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करोगे तो एलिमेंट निकल जाएगा, और उस एलिमेंट को जो हम लोग क्या करेंगे, जो एलिमेंट आएगा उसको पावर में रख देंगे, और तब जो है देख लोगे कि कितना जो है मान आता है, जो आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? उम्मीद करते हैं कि जितनी बात बताए हैं वो सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पूरे एक्सरसाइज को बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है, और अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको आपको अच्छे से रिवीजन करना है। यहीं से जो है आप लोग का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। वो थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज है, तो उसको कई पार्ट में बांट करके जो है अपने को देखना पड़ेगा। तो देखेंगे कितने पार्ट में जो है वो क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं। लगातार जो है आप लोग बने रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।